हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य की। मौर्योत्तर काल की बात कर लिया, देखिए मौर्य साम्राज्य की बात करें तो आपने देख लिया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दो सबसे शक्तिशाली सम्राट हुए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद जो भी शासक आएंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य जो होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रश्रय मिला, बौद्ध धर्म काफ़ी समृद्धशाली हुआ, बौद्ध धर्म को संरक्षण काफ़ी बड़े स्तर पर मिल रहा था, जैन धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से भागवत संप्रदाय के मानने वाले जो लोग थे, भागवत धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो नाखुश थे। मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ग जो था वो काफ़ी नाखुश था, जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी जाएगी, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था। ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम चलिए ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो भी वंश आते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश की बात कर ली जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। और पुष्यमित्र शुंग की बात कर ली जाए तो ये एक ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिएगा कि जो राजधानी होती है पुष्यमित्र शुंग की, वो राजधानी हो जाती है विदिशा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता है। और शुंग वंश की बात कर ली जाए तो ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण जो होता है पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही होता है, इसी काल में होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये हिंदू धर्म का अनुयायी था। ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र होगा अग्निमित्र। अग्निमित्र जिसकी एक प्रेमिका होगी मालविका। तो इन्हीं अग्निमित्र एंड मालविका पर एक रचना है मालविका अग्निमित्र। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। मालविका जो है ये अग्निमित्र की प्रेमिका है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में इनके जो पुरोहित होते हैं जिन्होंने दो दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो कौन है? पतंजलि है। आपको पता है कि ये योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं। इनकी एक पुस्तक है महाभाष्य, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही यूनानियों का आक्रमण होगा, यवन आक्रमण होगा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनको पराजित करके बाहर खदेड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसी काल में शुंग वंश के अंतर्गत ही आप देखिएगा शुंग काल में ही मनुस्मृति की भी रचना होती है। तो ये आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, रिवीजन के क्रम में आप देखते रहिएगा। और उसके बाद देखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? देवभूति। ठीक, जिसकी हत्या करके देवभूति का जो सेनापति होगा वासुदेव, कण्व वंश की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कण्व वंश की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना कर दी जाएगी। और कण्व वंश की जो राजधानी होती है पाटलिपुत्र होती है। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? सुशर्मा, जिसकी हत्या करके सिमुख द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाएगी। तो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत अगला जो वंश है वो कौन है? सातवाहन वंश। ये वंश ध्यान रख लीजिएगा, मतलब ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन से ब्राह्मण वंश आए हुए हैं। जैसे एक हो गया शुंग वंश, एक कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश की हम बात कर रहे हैं। तो सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? सिमुख द्वारा की जा रही है। लेकिन उत्तर में देखिएगा, उत्तर भारत में देखिएगा कण्व वंश थोड़ा बहुत चलता रहेगा। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में विशेष रूप से सातवाहन वंश का विस्तार होगा। और इनकी जो राजधानी होगी वो होगी प्रतिष्ठान। आपने प्रतिष्ठान को देखा है कि 16 महाजनपदों में एकमात्र जो महाजनपद था अश्मक, जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। तो वही राजधानी इनकी बनती है सातवाहनों की।
जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है प्रतिष्ठान। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें कि सिमुक तो संस्थापक हो गया, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण शासक आते हैं उसमें आ जाता है ये शातकर्णी प्रथम। और शातकर्णी प्रथम की बात कर ली जाए तो इसने रानी के लिए चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। और देखिएगा कि जितने भी सातवाहन शासक होंगे इनको दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है शातकर्णी प्रथम को। ऐसा नहीं है कि केवल शातकर्णी प्रथम को ही, अन्य सभी को भी, अन्य को भी शातकर्णी दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। दक्षिणापथ कहने का मतलब ये हुआ दक्षिण का पथ, मतलब दक्षिण की तरफ भारत में आपको जाना है तो बीच में महाराष्ट्र पड़ता है, आप देखते होंगे। तो इसी वजह से इनको दक्षिणापथ का स्वामी, क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनका वर्चस्व था सातवाहन वंश की अगर बात करें तो इनके टाइम पीरियड में। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि सातवाहन वंश को, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। उसके बाद देखिएगा कि शातकर्णी प्रथम का जो वर्णन मिलता है वो नानाघाट अभिलेख में भी मिलता है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और नानाघाट अभिलेख में ही ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान प्रदान करने की जो शुरुआत की जाती है वो सातवाहन वंश के अंतर्गत ही की जाएगी। इसका उल्लेख आप देखिएगा नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की। यहाँ पर एक विशेष बात देखिएगा, जो भी सातवाहन शासक होंगे इनके नाम के पहले इनकी माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था। जैसे यहाँ देखिए गौतमीपुत्र शातकर्णी में यहाँ पर है गौतमी, तो ये एक विशेष बात थी, इनके नाम के पहले इनकी माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की बात कर ली जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे ना, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका रक्षक था। तो ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये ध्यान रख लीजिएगा, गौतमीपुत्र शातकर्णी का वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। असल में नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एका ब्राह्मण, एक ही बात है, अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। किसको? गौतमीपुत्र शातकर्णी को। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखें तो सातवाहन वंश का अंतिम जो महान शासक होगा वो होगा यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी, तो इसमें बहुत सारी बातें जानने वाली नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? पुलवामी चतुर्थ। पुलवामी चतुर्थ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सातवाहनों के द्वारा जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा की सबसे पहले शुरुआत की जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो बौद्ध भिक्षु थे इनको भी भूमि का दान किया जा रहा था, क्योंकि आप देखिएगा उस समय तो मैक्सिमम जो व्यापारी होंगे, जो व्यापारी वर्ग होगा वो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की तरफ मुड़ जाएगा। और जो व्यापारी थे उनसे बड़ी मात्रा में कर प्राप्त हो रहा था राजाओं को, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वंश के अंतर्गत बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उस समय के समाज की बात करें तो देखिए संपत्ति या फिर राजकुल की बात कर ली जाए, इसके हिसाब से अगर देखें तो सातवाहन वंश की बात करें तो इस समय के जो इनके टाइम का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, क्योंकि जो राजगद्दी प्राप्त हो रही थी वो पुत्र को ही प्राप्त हो रही थी। संपत्ति की बात करें, राजगद्दी की बात करें तो संपत्ति या फिर राजकुल के हिसाब से अगर देखें तो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। जबकि देखिएगा कि जो भी राजा है, राजा के नाम के पहले उनकी माता का नाम होता था। तो नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, नाम के अनुसार अगर देखें तो मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया जा रहा था, इसकी वजह से मातृसत्तात्मक आप समझ सकते हैं नाम के आधार पर अगर बात करें तो। उसके बाद देखिएगा कि सातवाहन शासकों ने सिक्कों की बात करें तो बहुत सारे सिक्के जारी किए थे, लेकिन शीशे के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था सातवाहन काल में। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और सातवाहनों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? राजभाषा की बात कर ली जाए तो इनकी जो राजभाषा थी प्राकृत थी। इसके साथ ही संस्कृत का भी विकास हो रहा था, लेकिन इनकी जो राजभाषा थी वो प्राकृत थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये देख लीजिएगा कि सातवाहन शासक के समय में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार होंगे हाल।
इनकी एक रचना है गाथा सप्तशती। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा, गाथा सप्तशती हाल की रचना है। और इन्हीं के टाइम में एक और साहित्यकार हुए गुणाढ्य, इनकी एक रचना थी वृहत कथा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल की रचना गाथा सप्तशती और गुणाढ्य की रचना वृहत कथा। और सातवाहनों के शासनकाल में ही अजंता और एलोरा गुफाओं का सबसे पहले निर्माण हुआ था। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से तो यहीं से पूछे जाएंगे जितना आपने अभी देखा है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।